हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अपना टॉपिक चल रहा है स्विंगात्मक विकास। थोड़ा सा पार्ट इसमें बचा है, वो आज अपना पूरा कर देंगे। आज हम करेंगे स्विंगों की विशेषता। स्विंगों की विशेषता। स्विंगों की विशेषता क्या कुछ विशेषता देखें। पहली विशेषता है कि स्विंग जन्मजात और प्राकृतिक होते हैं। पहली विशेषता स्विंग जन्मजात और प्राकृतिक होते हैं। दूसरा, स्विंग सार्वभौमिक होते हैं, सभी लोगों में अनिवार्य रूप से स्विंग पाए जाते हैं। तो स्विंग है ये सार्वभौमिक होते हैं। मंजू जी स्वागत, अभिनंदन। स्विंगों की प्रकृति क्षणिक होती है, बहुत कम टाइम ये व्यक्ति के अंदर रहते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो स्विंगों की प्रकृति है वो क्षणिक होती है। स्विंगात्मक उत्तेजना के समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होता है। स्विंगात्मक उत्तेजना के समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता है। शीला जी स्वागत। स्विंगात्मक कार्यों का नियमन प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। स्विंगात्मक जितने भी कार्य होंगे उन कार्यों का नियमन है वो प्रमस्तिष्क के द्वारा। स्विंग सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं। सकारात्मक में जैसे प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, ये सकारात्मक है। रोशनी जी स्वागत। नकारात्मक जैसे भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये नकारात्मक। स्विंगों की उत्पत्ति आंतरिक स्तर पर होती है, जिन्हें बाहरी शारीरिक पक्ष के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे क्रोध आने पर आंखों का लाल हो जाना। दोबारा देखें, स्विंग जन्मजात और प्राकृतिक होते हैं। स्विंग सार्वभौमिक होते हैं। स्विंगों की प्रकृति क्षणिक होती है। स्विंगात्मक उत्तेजना के समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता है। स्विंगात्मक कार्यों का नियमन प्रमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। स्विंग सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं। सकारात्मक में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, नकारात्मक में भय, क्रोध, घृणा। स्विंगों की उत्पत्ति आंतरिक स्तर पर होती है, जिसे बाहरी शारीरिक पक्ष के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे क्रोध आने पर आंखों का लाल हो जाना। अभी और भी है विशेषताएं। पहला देखें, स्विंग जन्मजात और प्राकृतिक। स्विंग जन्मजात और प्राकृतिक होते हैं। स्विंग सार्वभौमिक होते हैं। तीसरा, स्विंगात्मक उत्तेजना के समय। स्विंगात्मक उत्तेजना के समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। अपनी बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। स्विंगात्मक कार्यों का स्विंगात्मक कार्यों का नियमन प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। स्विंग सकारात्मक नकारात्मक स्विंग सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होते हैं। सकारात्मक प्रेम, स्नेह, वात्सल्य। नकारात्मक है क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। स्विंगों की उत्पत्ति आंतरिक स्तर पर होती है, जिसे बाहरी शारीरिक पक्ष के द्वारा जिसे बाहरी शारीरिक पक्ष के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे क्रोध आने पर आंखों का लाल होना। जैसे क्रोध आने पर आंखों का लाल होना। क्रोध आने पर आंखों का लाल होना। नोट करें। नोट करें। आज अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए आगे। तो अगली विशेषता देखें, जो स्वेग है, स्वेग व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। स्वेग व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। परिपक्वता, अधिगम, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव स्वेगों पर पड़ता है। परिपक्वता, अधिगम, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव स्वेगों पर पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही स्वेगों को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही स्वेगों को प्रभावित करेंगे। वंशानुक्रम भी करेगा और वातावरण भी करेगा। स्वेग आदतों के निर्माण में सहायता करते हैं। आदतों के निर्माण में जो सहायता करेगा वो कौन करेगा? स्वेग करेगा। तो स्वेग है, ये आदतों के निर्माण में सहायता करता है। स्वेगों की अभिव्यक्ति जन्म से प्रारंभ हो जाती है। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि शिशु में स्वेगों की अभिव्यक्ति कब प्रारंभ होती है। तो जैसे शिशु जन्म लेगा तो वो रोना शुरू करेगा, 5-6 मिनट के अंदर अंदर बालक है वो रोना शुरू कर देता है। तो जन्म से ही शिशु में स्वेगों की अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। शैशवावस्था में स्वेगात्मक व्यवहार सर्वाधिक अस्थिर और अस्पष्ट होता है। शैशवावस्था में बालक कभी रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, उसका पता नहीं चलता है, अपनी बातों को बता नहीं पाता है। तो शैशवावस्था में स्वेगात्मक व्यवहार सर्वाधिक अस्थिर और अस्पष्ट होता है। बालकों में स्वेगात्मक नियंत्रण के लिए अडर नकारात्मक में आएगा। अडर, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सारे नकारात्मक। बालकों में स्वेगात्मक नियंत्रण के लिए क्या किया जाए? तो बालकों में स्वेगात्मक नियंत्रण के लिए उन्हें आत्मानुभूति का ज्ञान दिया जाए, अर्थात अपने आप को पहचानने का ज्ञान दिया जाए। स्वेगों का पद अक्सर भावना तथा मनस्थिति का पर्यायवाची समझा जाता है। स्वेगों को जैसे आंख को नेत्र कह सकते हैं, लोचन कह सकते हैं, वैसे स्वेगों को भावना और मनस्थिति कह सकते हैं। स्वेगों के 3 तत्व माने जाते हैं, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक। तो देखें 7वीं विशेषता क्या रहेगी अपनी? स्वेग व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। स्वेग व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। स्वेग व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। परिपक्वता, अधिगम, प्रशिक्षण, परिपक्वता, अधिगम, प्रशिक्षण, परिपक्वता, अधिगम, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव, और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव, और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव स्वेगों पर पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों स्वेगों को प्रभावित करते हैं। दोनों स्वेगों को प्रभावित करते हैं। स्वेग आदत निर्माण में सहायता करते हैं। स्वेग आदत निर्माण में सहायता करते हैं। स्वेग आदत निर्माण में सहायता करते हैं। स्वेगों की अभिव्यक्ति जन्म से प्रारंभ हो जाती है। स्वेगों की अभिव्यक्ति जन्म से प्रारंभ हो जाती है। स्वेगों की अभिव्यक्ति जन्म से प्रारंभ हो जाती है। शैशवावस्था में स्वेगात्मक व्यवहार, शैशवावस्था में स्वेगात्मक व्यवहार सर्वाधिक अस्थिर और अस्पष्ट होता है। अस्थिर और अस्पष्ट होता है। बालकों में स्वेगात्मक नियंत्रण के लिए, बालकों में स्वेगात्मक, बालकों में स्वेगात्मक नियंत्रण के लिए आत्मानुभूति का, स्वयं का आत्मानुभूति का ध्यान देना चाहिए। आत्मानुभूति का ध्यान देना चाहिए। स्वेगों के तत्व व्यवहारिक, दैहिक, संज्ञानात्मक। स्वेगों के तत्व व्यवहारिक, दैहिक, संज्ञानात्मक। स्वेग का पद स्वेग को भावना, स्वेग को भावना तथा मनस्थिति का पर्यायवाची माना जाता है, तथा मनस्थिति का पर्यायवाची माना जाता है। दीपिका जी स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार।
के बाद आता है ब्रिजेज के स्विंगों पर विचार। एक महिला मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेज, और इसके विचार पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ब्रिजेज के स्विंगों पर विचार, ब्रिजेज के स्विंगों पर विचार, और यहां से पेपर में प्रश्न पूछा भी जाता है। जो ब्रिजेज है इसका मानना है कि जन्म के समय शिशु में कोई भी स्विंग नहीं पाया जाता, जबकि वाटसन लिख रहा था कि जन्म के समय शिशु में 3 स्विंग पाए जाते। तो ब्रिजेज लिखते हैं कि जन्म के समय शिशु में कोई स्विंग नहीं पाया जाता, शिशु में तो केवल उत्तेजना पाई जाती है। ब्रिजेज लिखती है कि लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक में सभी स्विंग विकसित हो जाते हैं। ब्रिजेज लिखते हैं कि 3 माह की आयु में बालक में 2 स्विंग विकसित होते हैं, दुख और आनंद। 3 माह की आयु में बालक में 2 स्विंग विकसित होते हैं, दुख और आनंद। दुख और आनंद। जो दुख है, दुख से 4 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। आनंद से 3 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, उल्लास, प्रेम, हर्ष। उल्लास, प्रेम, हर्ष। 6 माह की आयु में 6 माह की आयु में दुख से 3 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, भय, क्रोध और घृणा। 6 माह की आयु में दुख से 3 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, भय, क्रोध और घृणा। 12 माह की आयु में आनंद से 2 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, उल्लास और प्रेम। 12 माह की आयु में आनंद से 2 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, उल्लास और प्रेम। 18 माह की आयु में दुख से ईर्ष्या स्विंग की उत्पत्ति होती है। 2 बार ये प्रश्न रीट में भी पूछ लिया गया और थर्ड ग्रेड में भी पूछ लिया गया कि ईर्ष्या स्विंग की उत्पत्ति कब होती है। तो ईर्ष्या स्विंग की उत्पत्ति 18 माह में होती है। 24 माह में आनंद से हर्ष की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति में विकसित होने वाला अंतिम स्विंग हर्ष होता है, और 2 वर्ष की आयु तक बालक में सभी स्विंग विकसित हो जाते हैं। दोबारा देखें ब्रिजेज का स्विंगात्मक विभाजन। ब्रिजेज का मानना है कि जन्म के समय शिशु में कोई भी स्विंग नहीं पाया जाता, केवल उत्तेजना पाई जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जन्म के समय पाया जाने वाला स्विंग कौन सा है, तो हमें उत्तेजना बतानी है। कब तक उत्तेजना बतानी है, जब तक वाटसन का नाम ना दिया जाए। तो ब्रिजेज का मानना है कि जन्म के समय शिशु में कोई भी स्विंग नहीं पाया जाता, केवल उत्तेजना पाई जाती है। 3 माह की आयु में बालक में 2 स्विंग विकसित होते हैं, दुख और आनंद। दुख से 4 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। आनंद से 3 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, उल्लास, प्रेम, हर्ष। 6 माह की आयु में दुख से 3 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, भय, क्रोध, घृणा। 12 माह की आयु में आनंद से 2 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, उल्लास और प्रेम। 18 माह की आयु में दुख से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। 24 माह की आयु में आनंद से हर्ष की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति में विकसित होने वाला अंतिम स्विंग हर्ष होता है। तो ये ब्रिजेज के विचार है स्विंगों पर। ये इंपॉर्टेंट कर दिया, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ब्रिजेज का मानना है ब्रिजेज का मानना है कि जन्म के समय शिशु में कोई स्विंग नहीं पाया जाता, शिशु में कोई स्विंग नहीं पाया जाता, केवल उत्तेजना पाई जाती है, केवल उत्तेजना पाई जाती है। तीन माह की आयु में बालक में दो स्विंग विकसित हो जाते हैं, दुख और आनंद। दुख और आनंद। दुख से 4 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, दुख से 4 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। आनंद से 3 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, आनंद से कितने स्विंगों की, आनंद से 3 स्विंगों की उत्पत्ति होती है, उल्लास, प्रेम, हर्ष। उल्लास, प्रेम, हर्ष। 6 माह की आयु में दुख से 3 स्विंगों की उत्पत्ति होती है। टोटल दुख से कितने स्विंग पैदा होंगे, 4 स्विंग। 6 माह की आयु में दुख से 3 स्विंग पैदा होते हैं, भय, क्रोध, घृणा। 12 माह की आयु में आनंद से उल्लास व प्रेम की उत्पत्ति है, उल्लास व प्रेम की उत्पत्ति होती है। 18 माह की आयु में दुख से, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है ना, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। दुख से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है, दुख से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है। नोट्स रहे अच्छे से।
हो गया। उसके बाद आता है मैकडूगल। तो मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है। तो मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। संवेग भी 14 बताई है और मूल प्रवृत्तियां भी 14 बताई है। कौन कौन सी? मूल प्रवृत्ति संवेग जो 14 की 14 है वो अपने को याद नहीं रखनी है, यहां से 2 या 3 इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। लिखूंगा तो मैं 14 की 14। मूल प्रवृत्तियां प्लायन, स्वेंग, भय। मूल प्रवृत्ति युयुत्सा, स्वेंग, क्रोध। तो प्लायन और युयुत्सा दोनों इंपॉर्टेंट है। तो प्लायन मूल प्रवृत्ति है, स्वेंग भय है। मूल प्रवृत्ति युयुत्सा है, स्वेंग क्रोध है। मूल प्रवृत्ति निवृत्ति है, स्वेंग घृणा है। मूल प्रवृत्ति आत्महीनता है, स्वेंग अधीनता है। मूल प्रवृत्ति भोजन की खोज है, स्वेंग भूख है। मूल प्रवृत्ति सृजनात्मकता है, स्वेंग रचनात्मकता है। मूल प्रवृत्ति शिशु कामना है, स्वेंग वात्सल्य है। मूल प्रवृत्ति संवेदना है, स्वेंग कष्ट है। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है, स्वेंग आश्चर्य है। मूल प्रवृत्ति आत्म प्रदर्शन है, स्वेंग श्रेष्ठता है। मूल प्रवृत्ति संचय है, स्वेंग अधिकार है। मूल प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति है, स्वेंग कामुकता है। मूल प्रवृत्ति हास्य है और स्वेंग आमोद या आनंद। तो 2 आपको याद रखनी है। मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है। मैकडूगल ने व्यक्ति में मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 संवेग और 14 ही मूल प्रवृत्तियां बताई। 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। मूल प्रवृत्तियां प्लायन इंपोर्टेंट है। स्वेंग कौन सा है? प्लाव है, भय है। मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। स्वेंग है क्रोध। मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति, स्वेंग है घृणा। मूल प्रवृत्ति है आत्महीनता, स्वेंग है अधीनता। मूल प्रवृत्ति है भोजन की खोज, भोजन की खोज और स्वेंग है भूख। और फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे। उसके बाद मूल प्रवृत्ति और संवेग। मूल प्रवृत्ति और स्वेंग। सामूहिकता, एकांकीपन। सामूहिकता, एकांकीपन। सामूहिकता, एकांकी। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता। सृजनात्मकता, रचनात्मक। शिशु कामना, वात्सल्य। वात्सल्य। संवेदना, कष्ट। संवेदना, कष्ट। जिज्ञासा, आश्चर्य। जिज्ञासा, आश्चर्य। आत्म प्रदर्शन, श्रेष्ठता। आत्म प्रदर्शन, श्रेष्ठता। संचय, अधिकार। याद अपने को 2 ही रखनी है, प्लायन और युयुत्सा। काम प्रवृत्ति, कामुकता। हास्य, आनंद, आमोद। ये था अपना व्यंग्यात्मक विकार। अधीनता, किसी के अधिकार क्षेत्र में चले जाना। जैसे भारत पहले इंग्लैंड के अधिकार क्षेत्र में था, अधीन था इंग्लैंड के, वैसे अधीन था। ये अपना टॉपिक रहा व्यंग्यात्मक विकास। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, मानसिक विकास। कई प्रकार के विकास आपके मानसिक, मानसिक है, भाषात्मक विकास है, नैतिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है। तो कई प्रकार के विकास आपके सिलेबस में दे रहे हैं। मानसिक विकास। मानसिक विकास के लिए अरस्तु लिखता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अरस्तु, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। प्रिंटर लिखता है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। एलिस क्रो लिखता है कि किशोरों में कुछ मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। किशोरों में कुछ मानसिक योग्यताओं का
प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे लिखता है कि प्रारंभिक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों की तुलना में दुगना मानसिक हो जाता है। प्रारंभिक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों की तुलना में दुगना मानसिक विकास हो जाता है। कृष्णा जी राधे राधे, स्वागत अभिनंदन। रोहित लिखता है कि जब बालक 6 वर्ष का होता है, रोशनी जी गुड मॉर्निंग, जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। रोहित जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। गुड एनफ लिखता है कि बालक का पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है, कल क्लास हुई थी, कल क्लास स्वयंगात्मक विकास का दूसरा पार्ट हमने किया। गुड एनफ लिखता है कि बालक का पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधे से अधिक मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुडवर्थ लिखता है, गुडवर्थ की परिभाषा है कि लगभग 15 से 20 वर्ष की आयु में बालक का मानसिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। 15 से 20 वर्ष की आयु में बालक का मानसिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है वो गुडवर्थ की। दोबारा देखें, अरस्तु की परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। पिंटल लिखता है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। टेनिस लिखता है कि किशोरों में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे लिखता है कि बालक का प्रारंभिक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों की तुलना में दुगना मानसिक विकास हो जाता है। तो लिखता है कि जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। गुणा लिखता है कि बालक का पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधे से अधिक मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुणवत्ता लिखता है कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में उच्चतर सीमा पर होता है। अरस्तु स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। प्रिंटर जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोरों में उच्च मानसिक शक्तियों के प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। किशोरों में उच्च मानसिक शक्तियों के प्रयोग करने की उच्च मानसिक शक्तियों के प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे बालक का प्रारंभिक 6 वर्षों में बालक का प्रारंभिक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों की तुलना में बाद के 12 वर्षों की तुलना में दुगुना विकास हो जाता है। दुगुना मानसिक विकास होता है। गुड एनएफ गुड एनएफ बालक का पूरे जीवन में जितना मानसिक विकास होता है उसका आधे से ज्यादा मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। गुरुवार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में उच्चतर स्तर पर होता है। मानसिक विकास ये फर्स्ट ग्रेड में पहले आई हुई है परिभाषा, और जो अपनी गैसेल वाली परिभाषा ये भी फर्स्ट ग्रेड में पहले आई हुई है। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में उच्चतर स्तर पर होता है। नोट करें। सर मेरा सीटेट का परसों एग्जाम देना चाहते हैं। एग्जाम देगा रोशनी जी, सीटेट संडे को है तो आपको संडे को एग्जाम निश्चित रूप से देना है। अपने को पता चलेगा अपनी तैयारी कैसी है। फॉर्म तो भरवा दिया, पैसे तो अपने लगे चुके, तो एग्जाम निश्चित रूप से हमें देना है। एग्जाम देके आए। एग्जाम निश्चित रूप से देना है। जिन्होंने फॉर्म भरता है वो एग्जाम निश्चित रूप से दें, जिससे कि तैयारी का पता लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वहां से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा।
उसके बाद अपना आएगा मानसिक विकास के पक्ष, कि मानसिक विकास में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। उसके बाद अपना आता है मानसिक विकास के पक्ष, कि मानसिक विकास में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। मानसिक विकास के पक्ष, कि मानसिक विकास में किन किन चीजों को शामिल किया जाए। मानसिक विकास में पक्ष में जैसे संवेदना है, स्मरण है, कल्पना, निरीक्षण, चिंतन, समस्या समाधान, भाषा, ध्यान, तर्क, बुद्धि, अधिगम, अभिरुचि, अभिवृत्ति, वाद विवाद, निर्णय क्षमता, समायोजन, ये सारी चीजें किसमें शामिल की जाएगी, ये सारी चीजें वो मानसिक विकास में शामिल की जाएगी। इन्हीं को मानसिक विकास का पक्ष माना जाए। तो क्या क्या है, संवेदना, स्मरण, कल्पना, निरीक्षण, चिंतन, समस्या समाधान, भाषा, अवधान, तर्क, बुद्धि, अधिगम, अभिरुचि, वाद विवाद, निर्णय, समायोजन, ये सारी चीजें। तो देखें मानसिक विकास में क्या कुछ शामिल है, संवेदना, संवेदना, स्मरण, संवेदना है, स्मरण है, कल्पना, निरीक्षण, निरीक्षण, चिंतन, समस्या समाधान, चिंतन, समस्या समाधान, भाषा, अवधान, भाषा, अवधान, तर्क वितर्क, वाद विवाद, समस्या, तर्क वितर्क, वाद विवाद, निर्णय क्षमता, बुद्धि अधिगम, बुद्धि अधिगम, बुद्धि अधिगम, समायोजन आदि सब, ये सारी चीजें मानसिक विकास के पक्ष में शामिल की जाए। बाद में एक तो ये संवेदना है, इसके लिए पूछा जाता है संवेदना। अगर पूछा जाए कि जीवन का प्रथम और सबसे सुखद अनुभव कौन सा है, हरदीप सिंह जी सोलंकी साहब, स्वागत अभिनंदन। अगर पूछा जाए कि जीवन का सबसे सुखद और प्रथम अनुभव क्या होता है, तो संवेदना है, ये जीवन का सबसे सुखद और प्रथम अनुभव कहलाता है। संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, इस कथन को किस विकास के साथ जोड़ा जाता है, तो संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, इस कथन को मानसिक विकास के साथ जोड़ा जाता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है, इस कथन को मानसिक विकास के साथ में जोड़ा जाए। संवेदना है क्या, तो किसी भी भौतिक वस्तु का एहसास होना, किसी भी भौतिक चीजों का एहसास होना ही संवेदना कहलाता है। संजू जी स्वागत अभिनंदन। तो देखें संवेदना के लिए संवेदना, संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, इस कथन को मानसिक विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस कथन को मानसिक विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस कथन को किस विकास के साथ जोड़ा जाता है, मानसिक विकास के साथ में जोड़ा जाता है। जीवन का प्रथम और सबसे सुखद अनुभव, जीवन का प्रथम और सबसे सुखद अनुभव संवेदना है। किसी भौतिक चीज का एहसास होना ही, किसी भी भौतिक पदार्थ का एहसास होना ही संवेदना कहलाता है। एहसास होना ही संवेदना कहलाता है। उसके बाद आता है अवधान, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। ADHD, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये अवधान से संबंधित विकार है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ADHD को किसके साथ जोड़ा जाता है, तो ADHD को अवधान के साथ जोड़ा जाता है। और जिस बालक में ADHD रोग हो जाता है वो किसी भी विषय वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता। अवधान के आंतरिक या व्यक्तिक निर्धारक तत्व कौन से हैं, तो ध्यान के आंतरिक या व्यक्तिक निर्धारक तत्वों में रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति को शामिल किया जाता है। तो देखें अवधान, 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 किसी दूसरी वस्तु की तुलना में, किसी दूसरी वस्तु की तुलना में
किसी दूसरी वस्तु की तुलना में एक ही वस्तु पर एक ही वस्तु पर एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। अवधान कहलाता है। एडीएचडी अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधान वाला पूछा जाता है। ये अवधान से संबंधित विकार है, ये अवधान से संबंधित विकार। अवधान के आंतरिक निर्धारक तत्व, आंतरिक निर्धारक तत्व, रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति। ओके, एक आता है चयनात्मक अवधान। चयनात्मक अवधान, चयनात्मक अवधान किसे कहा जाता है? किसी विशेष उद्दीपक के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित करना। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने रीट भी है, आपके सामने सेकंड ग्रेड भी है, आपके सामने पटवार भी है, राजस्थान पुलिस भी है और फर्स्ट ग्रेड भी है। इन सब में से आपने किसको चयन किया? फर्स्ट ग्रेड को। तो इन सभी उद्दीपक सारे उद्दीपक के रूप में काम कर रहे हैं और इनमें से आपने किसी एक को चयनित किया है, उसी को क्या कहा जाता है? चयनात्मक अवधान। किसी विशेष उद्दीपक के प्रति ध्यान को पूर्णतः केंद्रित करना, चयनात्मक अवधान। किसी विशेष उद्दीपक के प्रति ध्यान को केंद्रित कर, वो क्या आता है? चयनात्मक अवधान। उसके बाद आता है स्मृति। स्मृति यादाश्त। गुरुवत लगता है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई व्यक्ति वस्तु का सीधा उपयोग है। कई बार पूछा जाता है कि संगणन के सिद्धांत को किसके साथ जोड़ा जाता है? तो संगणन के सिद्धांत को स्मृति के साथ जोड़ा जाता है। स्मृति में पहचान, धारण, पुनः स्मरण आदि सभी को शामिल किया जाता है। स्मृति में पहचान, धारण, पुनः स्मरण आदि सभी को शामिल किया जाता है। तो देखिए स्मृति में गुरुवत, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग। स्मृति स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग। संगणन के सिद्धांत को स्मृति के साथ जोड़ा जाता है। संगणन के सिद्धांत को स्मृति के साथ जोड़ा जाता है। स्मृति में पहचान, धारण, स्मृति में पहचान, धारण, पुनः स्मरण आदि सभी को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है मानसिक विकास की गतिविधियां व क्रियाकलाप। छोटा सा टॉपिक, आज ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। मानसिक विकास की गतिविधियां व क्रियाकलाप। एक सप्ताह के 7 दिनों तक ना, एक सप्ताह के बालक के कार्य और व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित होते हैं। 2 सप्ताह का बालक है वो प्रकाश, चमकीली वस्तु, बड़ी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। 1 माह का बालक है वो भूख या कष्ट का अनुभव करके रोना शुरू कर देता है। 2 माह का बालक है वो आवाज को सुनकर आवाज की दिशा में सर घुमाने की कोशिश करता है। 3 माह का बालक है वो अपनी माता को पहचानना शुरू हो जाता है। 6 माह का बालक है वो प्रेम और क्रोध में अंतर करना शुरू कर देता है। तो 1 सप्ताह के बालक के कार्य और व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित है। 2 सप्ताह का बालक प्रकाश, चमकीली वस्तु, बड़ी वस्तु को देखकर उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। प्रथम माह में बालक भूख और कष्ट का अनुभव करके रोना शुरू कर देता है। 2 माह का बालक आवाज को सुनकर आवाज की दिशा में सिर घुमाने की कोशिश करता है। 3 माह का बालक, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बालक अपनी माता को पहचानना शुरू कर देता है। तो 3 माह की आयु में बालक है वो अपनी माता को पहचानना शुरू कर देता है। 6 माह में बालक है वो प्रेम व क्रोध में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, 1 सप्ताह के बालक के कार्य और व्यवहार
मूल प्रवृत्ति आधारित होते हैं। मूल प्रवृत्ति आधारित होते हैं। 2 सप्ताह का बालक बड़ी वस्तु, चमकीली वस्तु व प्रकाश को देखकर वह प्रकाश को देखकर उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। 1 माह का बालक भूख व कष्ट का अनुभव करके रोना शुरू कर देता है। 2 माह का बालक आवाज को सुनकर आवाज की दिशा में सर घुमाने की कोशिश करता है। ये इंपॉर्टेंट है। 3 माह का बालक अपनी माता को पहचानना शुरू कर देता है। 6 माह का बालक प्रेम और क्रोध में अंतर करना सीख जाता है। 6 माह का बालक प्रेम व क्रोध में अंतर करना शुरू कर देता है। उसके बाद देखें जो 1 वर्ष का बालक है, 1 वर्ष का बालक अन्य लोगों के कार्य और व्यवहार का अनुकरण करना शुरू कर देता है। 2.5 से 3 वर्ष की आयु में 2.5 से 3 वर्ष की आयु में बालक में सोच विचार करने की क्षमता शुरू हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। तो 2.5 से 3 वर्ष की आयु में बालक में सोच विचार करने की क्षमता शुरू हो जाती है। 3 वर्ष का बालक है वो अपना नाम बताना शुरू कर देता है। 4 वर्ष का बालक है वो गिनना व लिखना शुरू कर देता है। 5 वर्ष का बालक विभिन्न रंगों को पहचानना और उनमें अंतर करना शुरू कर देता है। 6 वर्ष का बालक है वो शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बताना शुरू कर देता है। 9 वर्ष के बालक को दिन, वर्ष, वार, घटना और सिक्कों का ज्ञान हो जाता है। 11 वर्ष की आयु में बालक में तर्क और जिज्ञासा शक्ति का विकास हो जाता है और 16 वर्ष की आयु में बालक का मानसिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ये सारी लाइनें अपने को याद रखनी है। 1 वर्ष का बालक अन्य लोगों के कार्य और व्यवहार का अनुकरण करता है। ये इंपॉर्टेंट है। 2.5 से 3 वर्ष की आयु में 2.5 से 3 वर्ष की आयु में सोच विचार करने की क्षमता पैदा हो। सोच विचार करने की क्षमता पैदा हो। करने की क्षमता पैदा हो। 3 वर्ष का बालक अपना नाम बताना शुरू कर देता है। 4 वर्ष का बालक गिनना व लिखना शुरू कर देता है। गिनना व लिखना शुरू कर देता है। 6 वर्ष का बालक शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बताना शुरू कर देता है। 6 वर्ष का बालक शरीर के अंगों के नाम बताना शुरू कर देता है। 9 वर्ष के बालक को दिन, समय, वार, वर्ष और सिक्कों का ज्ञान होगा। और सिक्कों का ज्ञान होगा। 11 वर्ष वाला भी पूछा जाता है, इंपोर्टेंट कर दिया। 11 वर्ष की आयु में बालक में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो। 16 वर्ष की आयु में
मानसिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मानसिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ये था अपना मानसिक विकास। कल करेंगे सामाजिक विकास या फिर मनोलैंगिक, बहुत सारे विकास अभी अपने को करने हैं, इससे आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, नोट कर लो आप इसको, नोट कर लो आप इसको। सामाजिक प्राणी किसने माना है? मनुष्य को सबसे पहले सामाजिक प्राणी माना है अरस्तु ने, और अरस्तु की परिभाषा अपने को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, और जो मनुष्य यह कहे कि उसे समाज की आवश्यकता नहीं है, वह या तो पशु है या देवता है। प्रोवेक्रो लिखता है कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, परंतु वह इस स्थिति में बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं रह पाता है। हर लोग लिखता है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार सीखना है। टोरेवे टेलफोर्ड लिखता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है, और आजीवन चलती रहती है। समाज के नियमों, परंपराओं, प्रथाओं, कानूनों, सभ्यता, संस्कृति आदि सभी के अनुकूल व्यवहार सीखना और व्यवहार करना ही सामाजिक विकास है। और देखें, अरस्तु, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, और जो मनुष्य यह कहे कि उसे समाज की आवश्यकता नहीं, वह या तो पशु है या देवता है। प्रोवेक्रो, जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है, नहीं असामाजिक होता है, परंतु वह इस स्थिति में बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं रह पाता। लोग, सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार सीखना है। टोरेवे टेलफोर्ड, सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्ति के साथ शिशु के प्रत्यक्ष संपर्क से प्रारंभ हो जाती है और आजीवन चलती है। समाज के नियमों, परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, सभ्यता, संस्कृति, कानूनों आदि सभी के अनुकूल व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को ही सामाजिक विकास के नाम से जाना जाता है। सामाजिक विकास में देखें, सबसे पहले आता है अपना अरस्तु। अरस्तु, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, जो समाज में रहता है, और जो मनुष्य यह कहे, और जो मनुष्य यह कहे कि उसे समाज की आवश्यकता नहीं है, कि उसे समाज की आवश्यकता नहीं है, वह या तो देवता है, वह या तो देवता है या पशु। मनुष्य को सबसे पहले सामाजिक प्राणी अरस्तु ने माना। मनुष्य को सबसे पहले सामाजिक प्राणी अरस्तु ने माना। प्रोवेक्रो, प्रोवेक्रो क्या लिखते हैं? जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है, जन्म के समय शिशु है तो सामाजिक होता है, और नहीं असामाजिक होता है, पर वह पर वह अधिक लंबे समय तक पर वह अधिक लंबे समय तक इस स्थिति में नहीं रह पाता, अधिक लंबे समय तक इस स्थिति में नहीं रह पाता। और लोग क्या लिखती है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल, ठीक है, सामाजिक प्रत्याशाओं सामाजिक प्रत्याशाओं के सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार से, अनुकूल व्यवहार से। चलिए आगे, उसके बाद आता है सोरे व टेलफोर्ड। सोरे व टेलफोर्ड, सोरे व टेलफोर्ड, सोरे व टेलफोर्ड क्या लिखता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है, दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से, शिशु के प्रथम संपर्क से
प्रारंभ होती है और आजीवन चलती है, और आजीवन चलती है। समाज के नियमों, कानूनों, परंपरा प्रथा, रीति रिवाज, सभ्यता संस्कृति, सभ्यता संस्कृति आदि सभी के अनुकूल व्यवहार सीखने की प्रक्रिया ही, व्यवहार सीखने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण या सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिकरण या सामाजिक विकास कहलाता है। नोट करें। उसके बाद देखिए जो सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास के लिए तीन प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। कौन कौन सी है देखें। बालक के द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार सीखना। अनुमोदित व्यवहार कौन सा है कि बालक के द्वारा सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार सीखना। स्वीकृत अर्थात जिस व्यवहार को समाज ने मान्यता दे रखी है वो व्यवहार अगर बालक सीखेगा तो वो सामाजिक विकास में शामिल किया जाएगा। जैसे अपने चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कहीं भी पी सकते हैं, है ना। अगर हम दो बूंद जिंदगी की पीते हैं तो कहीं पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। दूसरा, बालकों के द्वारा निर्धारित और अनुमोदित की गई सामाजिक भूमिका को पूरा करना। बालकों के द्वारा निर्धारित और अनुमोदित की गई सामाजिक भूमिका को पूरा करना। तीसरा, बालक में सकारात्मक सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। के बाद देखिए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक में प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियां दो तरह की परिस्थितियों में पैदा होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक में प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियां दो तरह की परिस्थितियों में पैदा होती है। पहली है घरेलू परिस्थितियों में, दूसरी है बाहरी परिस्थितियों में। अर्थात या तो बालक घरेलू परिस्थितियों में सामाजिकता को सीखता है या फिर बालक बाहरी परिस्थितियों में, या तो बालक घर में सीखेगा या फिर बालक समाज से सीखेगा, और कोई तो सीखने का मौका देगा नहीं। तो सामाजिक विकास के लिए तीन प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। बालक के द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार सीखना, बालक के द्वारा निर्धारित और अनुमोदित की गई सामाजिक भूमिका को पूरा करना, बालक में सकारात्मक सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक में प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियां दो तरह से पैदा होती है, घरेलू परिस्थितियों में और बाहरी परिस्थितियों में, अर्थात घर से सीखना और समाज से सीखना। कल क्लास नहीं हुई थी अमर सिंह जी, कल छुट्टी पे था मैं, तो क्लास तो देखें। सामाजिक विकास के लिए तीन प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। सामाजिक विकास के लिए तीन प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। सामाजिक विकास के लिए तीन प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। कौन कौन सी तीन प्रक्रिया? पहली प्रक्रिया है बालकों के द्वारा सामाजिक रूप से, बालकों के द्वारा सामाजिक रूप से, बालकों के द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार सीखना। अनुमोदित व्यवहार। दूसरा क्या है देखें। दूसरा है बालकों के द्वारा निर्धारित और, बालकों के द्वारा निर्धारित और, बालकों के द्वारा निर्धारित और अनुमोदित की गई सामाजिक भूमिका को, निर्धारित और अनुमोदित की गई सामाजिक भूमिका को पूरा करना। निर्धारित और अनुमोदित की गई सामाजिक भूमिका को, अनुमोदित की गई सामाजिक भूमिका को पूरा करना। तीसरा है बालक में सकारात्मक सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। बालक में सकारात्मक सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। सकारात्मक सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। तो बात देखें मनोविज्ञान के अनुसार बालक में, मनोविज्ञान के अनुसार बालक में, मनोविज्ञान के अनुसार बालक में प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियां, बालक में प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियां, बालक में प्रारंभिक सामाजिक अनुभूतियां दो तरह की स्थितियों में पैदा होती हैं। दो तरह की स्थितियों में पैदा होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां? घरेलू परिस्थितियों में, दूसरा बाहरी परिस्थितियों।
चलें आगे। उसके बाद आता है सामाजिक विकास की विशेषता। सामाजिक विकास की विशेषता। सामाजिक विकास की विशेषता। सामाजिकरण की विशेषता। सामाजिक विकास की विशेषता या सामाजिकरण की विशेषता। पहली विशेषता है सामाजिकरण है ये सीखने की एक प्रक्रिया है। दूसरा, सामाजिक विकास समायोजन की एक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास अधिगम की एक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास समायोजन की एक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास के आधार पर ही व्यक्ति और पशु में अंतर किया जा सकता है। सामाजिक विकास के आधार पर ही व्यक्ति और पशु में अंतर किया जा सकता है। सामाजिकरण से सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। सामाजिकरण से अधिगम का कार्य या सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। सामाजिकरण सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देता है। तो सामाजिकरण है सांस्कृतिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देता है। सामाजिकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों आदि के माध्यम से। सामाजिकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न समूहों, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है, या ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक विकास के आधार पर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सामाजिकरण व्यक्ति को एक जैविक प्रणाली से सामाजिक प्रणाली बनाती है। सामाजिकरण व्यक्ति को जैविक प्रणाली से सामाजिक प्रणाली बनाती है, सामाजिक प्राणी बनाती है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने का कार्य वातावरण, परिवार, समाज, मित्र मंडली, साथी संगी कह सकते हैं, आदि सभी के द्वारा किया जाता है। सामाजिक व्यवहार के आधार पर या सामाजिकता के आधार पर व्यक्तियों के दो व्यवहार हैं, सामाजिक मान्य और अमान्य। मान्य जिसे समाज मान्यता देता है, अमान्य व्यवहार जिसे समाज मान्यता नहीं देता है। दोबारा देखें, सामाजिक विकास सीखने की एक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास समायोजन की एक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास ही व्यक्ति और पशु में अंतर करता है। सामाजिकरण से सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। सामाजिकरण सांस्कृतिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। सामाजिकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्था, समूह, एजेंसी आदि सभी के माध्यम से किया जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है। सामाजिकरण व्यक्ति को एक जैविक प्रणाली से सामाजिक प्रणाली बनाती है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वातावरण, परिवार, समाज, मित्र मंडली आदि सभी के द्वारा किया जाता है। सामाजिकता के आधार पर व्यक्तियों के समाज में दो प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। एक तो है मान्य व्यवहार जिसे समाज अपनी अनुमति देता है या स्वीकृति देता है। दूसरा है अमान्य व्यवहार जिसे समाज अपनी स्वीकृति नहीं देता। पहला देखें, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास अधिगम की एक प्रक्रिया। सामाजिक विकास अधिगम की एक प्रक्रिया है। दूसरा, सामाजिक विकास समायोजन की एक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास समायोजन की एक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास ही व्यक्ति एवं पशु में अंतर करता है। सामाजिक विकास ही व्यक्ति एवं पशु में अंतर करता है। सामाजिकरण से सीखने का कार्य, सामाजिकरण से सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों, सांस्कृतिक गुणों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। सांस्कृतिक गुणों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। सामाजिकरण सांस्कृतिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। सामाजिकरण सांस्कृतिक गुणों को एक पीढ़ी से, सांस्कृतिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। सामाजिकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य, सामाजिकरण के अंतर्गत सीखने का कार्य विभिन्न संस्थाओं, समूह, एजेंसी आदि सभी के माध्यम से, आदि सभी के माध्यम से।
उसके बाद देखें 7वीं विशेषता, सामाजिकरण की प्रक्रिया से, सामाजिकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति के व्यक्तित्व का, के व्यक्तित्व का पूर्ण और सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास, पूर्ण और सर्वांगीण विकास। सामाजिक सामाजिक विकास व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। सामाजिक विकास ही व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने का कार्य, सामाजिक विकास को प्रभावित करने का कार्य परिवार, समाज, मित्र मंडली, वातावरण आदि सभी के द्वारा किया आदि सभी के द्वारा किया जाता है। सामाजिकता के आधार पर समाज में व्यक्तियों के दो प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। विकर्त ओब्लिक मान्य व्यवहार, जिसे समाज अपनी मान्यता देता है, जिसे समाज अपनी मान्यता देता है। अस्वीकृत ओब्लिक अमान्य व्यवहार, जिसे समाज अपनी मान्यता नहीं देता, जिसे समाज अपनी मान्यता नहीं। चलिए आगे। उसके बाद आता है समाज विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास की, विभिन्न अवस्थाओं में बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। देखें, 1 माह में बालक साधारण आवाज में और मनुष्य की आवाज में अंतर नहीं कर पाता है। 2 माह का बालक मनुष्य की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। 3 माह का बालक अपनी माता को पहचानना शुरू कर देता है। 6 माह का बालक अपरिचित व्यक्तियों को पहचानना शुरू कर देता है और अपरिचित व्यक्तियों से डरना शुरू हो जाता है। 1 वर्ष का बालक है, वो मना किए गए कार्यों को नहीं करता है और 1 वर्ष में ही बालक में अनुकरण क्षमता भी शुरू हो जाती है। 2 वर्ष का बालक घर के कार्य करने की कोशिश करता है। अगर घर में छोटा बच्चा है, अगर उसकी मम्मी रोटी बना रही है तो वो भी रोटी बनाने की कोशिश करेगा, है ना। आटे के साथ खेलने की कोशिश करेगा, वो चीजें। अगर घर में सफाई की जा रही है, झाड़ू लगाई जा रही है, तो बच्चा भी झाड़ू को उठा करके झाड़ू लगाएगा, सब्जी बनाएगा, वो सारी चीजें। 3 वर्ष का बालक अन्य बालकों के साथ खेलना शुरू कर देता है। इस अवस्था में सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित पाया जाता है, अर्थात स्वयं से संबंधित होता है। बच्चे को अन्य किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक व्यवहार प्रारंभ हो जाता है और किशोरावस्था में बालक है वो अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता और स्वीकृति चाहता है। 1 माह में बालक साधारण आवाज और मनुष्य की आवाज में अंतर नहीं कर पाता है। अगली क्लास है, एक सेकंड में। 2 माह का बालक है वो मनुष्य की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। 3 माह का बालक है वो अपनी माता को पहचानना शुरू कर देता है। 6 माह का बालक है वो अपरिचित लोगों से डरना शुरू हो जाता है, उन्हें पहचानना शुरू कर देता है। 1 वर्ष का बालक है वो मना किए गए कार्यों को नहीं करता है। 2 वर्ष का बालक है वो घर के कार्य करने की कोशिश करता है। 3 वर्ष का बालक है वो अन्य बालकों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में जो सामाजिक व्यवहार है उसमें क्या पाई जाती है, आत्म केंद्रितता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में सामाजिक व्यवहार में आत्म केंद्रितता पाई जाती है।
बालक में सामाजिक व्यवहार कब शुरू हो जाता है? तो बाल्यावस्था में बालक में सामाजिक व्यवहार है वो शुरू हो जाता है। और इस अवस्था में बालक अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता और स्वीकृति चाहता है। किशोरावस्था में बालक है वो अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता और स्वीकृति चाहता है। बालक में सामाजिकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बालक में सामाजिकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि है वो प्रायोजना विधि। इससे आगे अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़ी पार्ट नहीं अपना मनोविज्ञान का। जैसे परिवार, पड़ोस, समुदाय, समाज, विद्यालय, खेल का मैदान, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब, जनसंचार के माध्यम, मीडिया, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि सभी। अगर पूछा जाए कि सामाजिक विकास की सबसे क्रियाशील एजेंसी कौन सी है या सामाजिक विकास की मुख्य एजेंसी कौन सी है, तो सामाजिक विकास की मुख्य एजेंसी किसको माना जाएगा? परिवार को। मंजू जी स्वागत है अभिनंदन। तो सामाजिक विकास की मुख्य एजेंसी कौन सी है? परिवार। जो सामाजिक विकास की एजेंसी है इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो है प्राथमिक एजेंसी और एक है द्वितीयक एजेंसी। प्राथमिक एजेंसी कौन कौन सी है? सामाजिक विकास की प्राथमिक एजेंसी कौन कौन सी है? प्राथमिक एजेंसी में परिवार है, पड़ोस है, रक्त संबंध पर आधारित नजदीकी रिश्तेदार हैं, ये प्राथमिक है। और इनको छोड़ करके बाकी सारी ही एजेंसी कौन सी है? इनको छोड़ करके बाकी सारी एजेंसी द्वितीयक है। प्राथमिक का नाम याद रख लो। प्राथमिक में तीन है, परिवार है, पड़ोस है और रक्त संबंध पर आधारित नजदीकी रिश्तेदार है। इनके अलावा जो भी होंगे वे सारे के सारे द्वितीयक एजेंसी में रखे जाएंगे। रोशनी जी स्वागत, कृष्णा जी स्वागत। और बाकी सारे हैं वो द्वितीयक एजेंसी में रखे जाएंगे। तो जनसंचार के माध्यम है, जनसंचार के माध्यम मनुष्य की अभिवृत्ति को, मूल्य को, विश्वास को प्रभावित करते हैं। रील, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें जनसंचार के माध्यम में मनुष्य की अभिवृत्ति को, मूल्य और विश्वास को प्रभावित करते हैं। विद्यालय है ना, विद्यालय सामाजिक विकास का एक अभिकरण है। विद्यालय को भी अभिकरण मानना है तथा विद्यालय उस सहयोगी के रूप में भी काम करता है। बालक में सहयोगी के रूप में भी काम करेगा। छोटा सा टॉपिक बचा है अपना, वो तो अपना कंप्लीट हो गया था उसके। 20 मिनट का टॉपिक है आज सामाजिक विकास का। अर्थात बालक कहाँ कहाँ से, अर्थात बालक कहाँ कहाँ से सामाजिक विकास विकसित होता है। सामाजिक, जैसे परिवार, पड़ोस, खेल का मैदान, रक्त संबंध पर आधारित नजदीकी रिश्तेदार, जनसंचार के साधन, जनसंचार के साधन, विद्यालय, अध्यापक, विद्यालय, पुस्तकालय, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, रीति रिवाज, परंपरा प्रथा आदि सब। सामाजिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी, सामाजिक विकास की मुख्य एजेंसी कौन? तो सामाजिक विकास की मुख्य एजेंसी कौन सी है? परिवार। सामाजिक विकास की सबसे निष्क्रिय एजेंसी, सामाजिक विकास की सबसे निष्क्रिय एजेंसी, सामाजिक विकास की सबसे निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? पुस्तकालय। पुस्तकालय, लाइब्रेरी ना, लाइब्रेरी में आपस में बच्चे बात नहीं कर सकते, बात करते ही दूसरा बच्चा वो तुरंत टोक देगा। लाइब्रेरी है वो सामाजिक विकास की निष्क्रिय एजेंसी में रखी जाती है। और फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे। सामाजिक विकास की प्राथमिक एजेंसी, सामाजिक विकास की प्राथमिक एजेंसी, सामाजिक विकास की प्राथमिक एजेंसी, परिवार, पड़ोस, रक्त संबंध पर आधारित, रक्त संबंध पर आधारित
नजदीकी रिश्तेदार। तो इनको छोड़ करके बाकी सारे कौन से हैं? सामाजिक विकास की द्वितीयक एजेंसी। सामाजिक विकास की द्वितीयक एजेंसी। प्राथमिक को छोड़ करके अन्य। प्राथमिक को छोड़ करके अन्य, जैसे विद्यालय समाज, जैसे विद्यालय समाज समुदाय आदि, और जो भी बचे हैं वो सारी की सारी। जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधन। बालक की अभिरुचि, निवृत्ति, मूल्य, आदर्श, आस्था, विचार आदि सभी को प्रभावित कर। विद्यालय सामाजिक विकास का एक अभिकरण भी है। विद्यालय सामाजिक विकास का एक अभिकरण भी है और सामाजिक संस्कृति का रक्षक भी, और सामाजिक संस्कृति का संरक्षक भी। चलिए आगे। उसके बाद है सामाजिकता के आधार पर बालकों के प्रकार। सामाजिकता के आधार पर बालकों के प्रकार। सामाजिकता के आधार पर बालकों के प्रकार। एक मनोवैज्ञानिक है के मैकिनन। के मैकिनन ने 2 से 9 वर्ष के बालकों पर अपना प्रयोग किया और सामाजिकता के आधार पर 4 प्रकार के बालक बताए। के मैकिनन ने 2 से 9 वर्ष के बालकों पर अपना प्रयोग किया और 4 प्रकार के बालक बताए। पहला आता है प्रत्याहार बालक। ये वे बालक होते हैं जो दूसरे लोगों से मिलने से घबराते हैं तथा इनमें दूसरे लोगों को देखते ही भय की स्थिति पैदा हो जाती है, चुपचाप रहते हैं। दूसरा है समानुरूप बालक। ये वे बालक होते हैं जो बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में बदलाव कर लेते हैं। इनमें सामाजिक समायोजन करने की क्षमता अधिक पाई जाती है तथा वास्तविक रूप से इन्हीं को ही सामाजिक प्राणी कहा जाता है। ये सबसे उच्च वर्ग वाले सामाजिक व्यवहार की श्रेणी में रखे जाते हैं। तीसरा है हीन बालक। ये बालक क्रोधी, स्वार्थी, जिद्दी, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें सामाजिकता और सहयोग की भावना का अभाव पाया जाता है और ये सबसे निम्न स्तर के सामाजिक व्यवहार की श्रेणी में रखे जाते हैं। सावधान बालक। ये वे बालक होते हैं जो पहले तो शर्मीले और लज्जाशील प्रकृति के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं। फिर इनमें सामाजिकता और सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। फिर ये समाज के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं और अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। ये मैकिनन ने 2 से 9 वर्ष के बालकों पर अपना प्रयोग किया, जिसके आधार पर 4 प्रकार के बालक बताए। प्रत्याहार बालक, ये हर बार पेपर में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। प्रत्याहार बालक ये वे बालक होते हैं जो दूसरे लोगों से मिलने से घबराते हैं तथा इनमें दूसरे लोगों से भय की उत्पत्ति है, भय की स्थिति बन जाती है। समानुरूप बालक, ये वे बालक होते हैं जो बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप में बदलाव करते हैं। इनमें समायोजन क्षमता अधिक पाई जाती है तथा वास्तविक रूप से इन्हीं को ही सामाजिक प्राणी कहा जाता है। ये सबसे उच्च वर्ग वाले सामाजिक प्रकार की श्रेणी में रखे जाते हैं। इन बालक ये क्रोधी, स्वार्थी, जिद्दी, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें सामाजिकता और सहयोग की भावना बहुत ही कम पाई जाती है। ये सबसे निम्न स्तर के सामाजिक व्यवहार में आते हैं। सावधान बालक, ये वे बालक होते हैं जो पहले तो शर्मीले और लज्जाशील प्रकृति के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं। फिर इनमें सामाजिकता और सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। फिर ये समाज के सक्रिय सदस्य बनते हैं और समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। देखें, ये मैकिनन ने 2 से 9 वर्ष के, ये मैकिनन ने 2 से 9 वर्ष के बालकों पर अपना प्रयोग किया तथा सामाजिक व्यवहार के आधार तथा सामाजिक व्यवहार के आधार पर बालकों 4 श्रेणियों में बांट दिया। चल नया कोई टॉपिक शुरू करेंगे अपने। पहला कौन सा है? प्रत्याहार बालक। पहला कौन सा है? प्रत्याहार बालक। ये वे बालक होते हैं जो दूसरे लोगों से मिलने से घबराते हैं। ये वे बालक होते हैं जो अन्य लोगों से मिलने से घबराते हैं
अन्य लोगों से मिलने से घबराते हैं। दूसरे लोगों को देखते ही, दूसरे लोगों को देखते ही उनमें भय की स्थिति पैदा हो जाती है, भय की स्थिति पैदा। दूसरे हैं समानुरूप बालक। ये वे बालक होते हैं जो बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप, ये वे बालक होते हैं जो बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप, जो बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, व्यवहार में इनमें सामाजिक समायोजन करने की क्षमता अधिक है, इनमें सामाजिक समायोजन करने की क्षमता। सामाजिकता समायोजन करने की क्षमता अधिक है। इन्हीं को वास्तविक रूप से सामाजिक प्राणी कहा जाता है, सामाजिक प्राणी कहा जाता है। ये सबसे ये सबसे उच्च वर्ग वाले, ये सबसे उच्च वर्ग वाले सामाजिक व्यवहार में आते हैं। ये सबसे दिखाएंगे, ये सबसे उच्च सामाजिक वर्ग वाले व्यवहार के अंतर्गत इनको रखना पड़ेगा, सबसे ऊपर वाले हैं ये सबसे उच्च स्तर वाले में। उसके बाद आता है हीन बालक। तीसरा कौन सा है? हीन बालक। हीन, ये कैसे बालक है? हीन बालक कैसे? ये क्रोधी, स्वार्थी, जिद्दी, चिड़चिड़ा स्वभाव, ये क्रोधी, स्वार्थी, जिद्दी, चिड़चिड़ा स्वभाव, सामाजिकता, सहयोग की भावना का अभाव, आदि सभी विशेषता वाले होते हैं। अतः इन्हें सबसे निम्न स्तर के, अतः इन्हें सबसे निम्न स्तर के सामाजिक व्यवहार की श्रेणी में रखा है। निम्न स्तर के सामाजिक व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। चौथा कौन सा है? सावधान बालक। सावधान बालक, ये वे बालक होते हैं जो पहले तो शर्मीले और लज्जाशील होते हैं। ये वे बालक होते हैं जो पहले तो शर्मीले और लज्जाशील प्रवृत्ति के होते हैं, फिर ये अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, फिर इनमें सामाजिक व्यवहार शुरू हो जाता है, इनमें सामाजिक व्यवहार शुरू हो जाता है। फिर ये समाज के सक्रिय सदस्य बनते हैं, ये सदस्य बनते हैं और समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। सामाजिक विकास अपना कंप्लीट हो गया है, कल नया टॉपिक शुरू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी का
ना साइकोलॉजी का सिलेबस भी बदल दिया है आज। कल नया टॉपिक शुरू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस बार रीट का सिलेबस बदल गया है, ये आपको पता चल ही गया होगा। रीट का सिलेबस बदल दिया है आज साइकोलॉजी का, ना साइकोलॉजी का सिलेबस भी बदल दिया है आज।